हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी हिंदी की पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, उनमें हमने भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में हमने भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, व्याकरण में को किस प्रकार से अधिगम में प्रभावी बनाया जा सकता है, यानी कि जो बालक जो चीज़ें सीखता है उसमें अगर व्याकरण का यूज़ किया जाएगा तो बालक अपनी चीज़ों को कितने अच्छे से सीख पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भाषा के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से कौशल होते हैं और भाषा का कौन सा क्रम होता है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हिंदी की पेडागोजी है, बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। आई होप कि 15 मार्क्स की जो आपकी हिंदी की पेडागोजी आने वाली है उसमें इसे पढ़ने के बाद में, ये थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में आई होप कि आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे सीटेट में, चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो, चाहे आपकी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट हो या फिर हिंदी लैंग्वेज सेकंड हो, इन दोनों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके एग्जाम से बाहर हो जाए। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं भाषा को शुद्ध रूप प्रयोग करने के लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। यानी कि भाषा को एक प्रकार से शुद्ध तरीके से सीखने के लिए जो भाषा है उसमें 4 कौशलों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो 4 कौशल कौन कौन से हैं? वो है पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। यानी कि ये 4 कौशल ऐसे हैं जिन्हें भाषा का शुद्ध रूप बोला जाता है। भाषा को सीखने के लिए इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये जो सारे रूप हैं इनके, इनमें क्या होता है, कई बार नंबर से पूछ लिया जाता है कि भाषा में सबसे पहले कौन से कौशल का यूज किया जाता है, उसके बाद कौन से कौशल का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट नंबर का जो कौशल है उसका नाम है सुनना। यानी कि जो सुनना कौशल है ये सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है आपका बोलना, उसके बाद आपका आता है पढ़ना और उसके बाद है लिखना। एक बालक जब किसी भी चीज को सीखता है तो सबसे पहले सुनकर सीखता है, उसके बाद बोलकर, उसके बाद पढ़कर और उसके बाद लिखकर सीखता है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी चीज को बालक सुनता है तो इस सुनना वाले कौशल को ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सुनकर जो बालक है वो एक प्रकार से चीजों को ग्रहण कर रहा है, तो इसे एक प्रकार से ग्रहणात्मक कौशल किया जाता है। जो बोलना है इस कौशल को अभिव्यक्तात्मक कौशल किया जा सकता है, अभिव्यक्तात्मक। उसके बाद में जो पढ़ना है इसे फिर से ग्रहणात्मक बोला जा सकता है और उसके बाद में जो लिखना है इसको भी अभिव्यक्तात्मक बोला जाता है। इसका क्या अर्थ होता है, जैसे जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो जब हम किसी चीज को सुनते हैं यानी कि वो चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए इस कौशल का नाम ग्रहणात्मक कौशल रखा गया है। उसके बाद है जब हम किसी चीज को बोलते हैं, चाहे किसी को अपनी बात को दूसरे को बताते हैं, तो यानी कि उस चीज की हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। तो दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा। तो बोलना किस प्रकार का कौशल आएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल आएगा। उसके बाद है पढ़ना। जब हम किसी चीज को, जैसे हम किसी बुक्स को पढ़ते हैं, जब हम उस बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उस बुक्स को पढ़ने के माध्यम से जो भी चीजें उसमें लिखी हैं उन्हें एक प्रकार से हम लर्न कर रहे हैं या उनको हम पढ़ रहे हैं, तो एक प्रकार से ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो पढ़ना भी ग्रहणात्मक कौशल होगा। और उसके बाद में लिखना है, जब हम अपने विचारों को, अपनी भाषा को, अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो वो किस में आएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंदर आएगा। शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए व्याकरण शिक्षण का यूज किया जाता है। यानी कि हमारी व्याकरण को, हमारी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से शुद्ध और संस्कृतनिष्ठ बनाने के लिए हमें व्याकरण का यूज करना पड़ता है, व्याकरण को सीखना पड़ता है। और व्याकरण को सीखने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत होती है, इसके लिए हमें व्याकरण शिक्षण का यूज करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाषाई विविधता। भाषाई विविधता का क्या अर्थ होता है, भाषाई विविधता में बहुभाषिकता भी कहा जा सकता है। यानी कि हर जगह की अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर भी हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर लैंग्वेज का जो परिवर्तन है, उसको बोलने, लिखने, समझने और सुनने का जो परिवर्तन है वो हर जगह देखने को मिलता है। तो भाषा में विविधता पाई जाती है। बहुभाषिकता भाषा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुभाषिकता यानी कि अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज का होना, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का होना,
ये क्या है, एक अभिन्न अंग माना जाता है। भारत एक बहुभाषी देश है, इसमें 1000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे इंडिया के अंदर 1000 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। इतनी विविधता के बावजूद कई भाषिक और सांस्कृतिक टच को भारत को एक ही भाषिक क्षेत्र के रूप में मानते हैं। यानी कि इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी हम हमारे जो देश है उसे एक भाषिक सूत्र में बांधते हैं। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने की बजाय सहायता प्रदान करती है। यानी कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के होने के बाद भी हम एक दूसरे को अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। अतः हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने की बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र 1968 में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा आयोग बोल सकते हैं, इसके द्वारा लागू किया गया था। यानी कि एक देश में इस चीज़ को त्रिभाषा सूत्र में लागू किया गया 1968 में। त्रिभाषा सूत्र को कब लागू किया गया? 1968 में। किसके द्वारा लागू किया गया? राज्य सरकार के द्वारा और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसे राज्य सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा लागू किया गया कि प्रत्येक राज्य में अपनी 3 लैंग्वेज होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इन तीनों लैंग्वेज को जब एक इंसान सीख लेता है तो जब वो कहीं अन्य देशों में जाता है तो उसे जो चीज़ें हैं, वहाँ के जो विचार हैं, उन्हें वो बहुत अच्छे से समझ पाता है। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या होते हैं। तो जो भाषा कौशल है, मनुष्य समाज के अन्य व्यक्तियों को संप्रेषण करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, सुनकर या पढ़कर उन विचारों को ग्रहण करता है। यानी कि जो एक इंसान है, एक बालक है, वो क्या करता है? बोलकर या लिखकर क्या करता है? अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, सुनकर और पढ़कर क्या करता है? उन्हें ग्रहण करता है। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं का प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। यानी कि भाषा से संबंधित जब एक इंसान इन चारों क्रियाओं का यूज कर लेता है, इन चारों क्रियाओं को बहुत अच्छे से सीख लेता है, तो इन सभी का यूज करना ही क्या कहलाता है? भाषा कौशल कहलाता है। इसका विकास इन सभी में दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कि जब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और इनमें निपुण हो जाते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? भाषा शिक्षण कहा जाता है। ये चारों कौशल एक दूसरे के अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि ये जो चारों कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल क्या होते हैं? एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। प्रत्येक का एक क्रम होता है और प्रत्येक के सीखने की एक वजह होती है। एक दूसरे से ये सारे क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं, अर्थात किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, निर्भर करते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी एक बालक का जब सर्वांगीण विकास होता है तो उसमें जो भाषा कौशल होते हैं, इनकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद बात करते हैं भाषा जो कौशल है, यानी कि जो भाषा कौशल है, इन्हें कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहला कौशल है, इसको बोला जाता है श्रवण कौशल। यानी कि जो श्रवण कौशल है, इससे क्या होता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। यानी कि जब किसी चीज को हम सुनते हैं और सुनते हुए उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो ये किस चीज में आता है? श्रवण कौशल के अंदर आता है। उसके बाद है वाचन कौशल, यानी कि बोलना। इसमें क्या होता है? बोलने का कौशल होता है। इसमें जब हम किसी भी चीज़ को बोलकर एक दूसरे के सामने अपनी चीज़ें अभिव्यक्त करते हैं, यानी एक दूसरे के सामने अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये किस में आएगा? वाचन कौशल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है पठन कौशल। किसी चीज़ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पठन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल लिखने का कौशल होता है, इसे भी अभिव्यक्तात्मक कौशल कहा जा सकता है। ये दोनों क्या होंगे? ग्रहणात्मक कौशल होंगे और ये दोनों क्या होंगे? अभिव्यक्तात्मक कौशल होंगे। तो इसी प्रकार से जो बालक है वो अपने कौशलों में क्या करता है? दक्षता प्राप्त कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं सबसे पहले श्रवण कौशल के बारे में। यानी कि जो श्रवण कौशल होता है वो क्या होता है और उसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो श्रवण कौशल का अर्थ सुनना होता है। यानी किसी भी चीज को सुनना किस में आता है? श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। अतः श्रवण कौशल का संबंध कर्ण यानी कि कान से होता है। यानी कि जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो वो किसके माध्यम से सुनते हैं? कान के माध्यम से सुनते हैं। तो श्रवण कौशल का जो अर्थ होता है, इसका संबंध किससे होता है? कर्ण से होता है। और इसका अर्थ क्या होता है? सुनना होता है। ध्वनियों का उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना और उसे ग्रहण करने की योग्यता ही श्रवण कौशल कहलाती है। किसी भी चीज को केवल सुनना ही श्रवण कौशल के अंतर्गत नहीं आएगा। उस चीज को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर लेना, उस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना और अपने व्यक्तित्व में चेंज कर लेना ही किस चीज का माध्यम है? श्रवण कौशल का माध्यम है।
श्रवण कौशल में पठन कौशल को ग्रहणात्मक यानी ग्रहित कौशल कहा जाता है। श्रवण कौशल में अन्य भाषाई कौशलों का आधार प्रदान करता है। जो श्रवण कौशल है इसे श्रवण या दृश्य सहायक सामग्री के द्वारा बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। जैसे हम टेप रिकॉर्डर के माध्यम से चीज़ों को क्या करते हैं, सुनते हैं और सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। वैसे ही रेडियो है, चलचित्र है, जो टेलीविज़न है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री में आएगी। जिस चीज़ को हम देख पाते हैं और उससे आवाज़ भी आ रही है तो वो किस में आएगा, दृश्य श्रव्य में आएगा। और जिन चीज़ों को केवल हम सुन पाते हैं वो किस में आएगा, श्रवण कौशल में आएगा। जैसे ग्रामोफोन है, वीडियो है, कंप्यूटर है, इन्हें क्या करेंगे, श्रवण कौशल में, यानी इन सभी चीज़ों से हमें आवाज़ें आती हैं और हम चीज़ों को सुन पाते हैं। उसके बाद है नंबर 2 पर है वाचन कौशल। वाचन कौशल क्या होता है, तो वाचन कौशल का अर्थ होता है बोलना, वह उस रूप में जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, यानी इंसान सबसे ज़्यादा सुनता है और सबसे ज़्यादा बोलता है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है, यानी कि अपने भावों को, अपने विचारों को जब हम किसी चीज़ को बोलकर दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तो वो किस चीज़ में आएगा, वाचन कौशल में आएगा। और अपनी अभिव्यक्ति का एक बहुत अच्छा साधन वाचन कौशल को माना जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन यानी बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी होती है। वाचन और लेखन कौशल को अभिव्यंजनात्मक कौशल या उत्पादक कौशल भी कहा जा सकता है। यानी कि जो वाचन कौशल है इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरे को अभिव्यक्त कर पाते हैं, दूसरे को बता पाते हैं। वाचन कौशल के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन का अर्थ होता है बोल बोलकर, यानी कि स्वर के साथ में छोटी कक्षाओं के लिए यूज होता है सस्वर वाचन। यानी कि जैसे एक क्लासरूम में एक बच्चे को खड़े होके कोई चीजें बुलवाई जा रही हैं और उसके बाद ग्रुप में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, यानी एक साथ ऊंची आवाज में बोलने को सस्वर वाचन कहा जाता है। ये किस चीज का पार्ट है, वाचन कौशल का है। वाचन कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और उसके बाद होता है मौन वाचन। मन ही मन में बड़ी कक्षाओं के लिए होता है, मन ही मन में अपनी चीजों को पढ़ते रहना। जैसे हम किसी बुक्स को पढ़ रहे हैं और उसे धीरे धीरे अपने ही मन में पढ़ते रह रहे हैं तो उस चीज क्या बोला जाएगा, मौन वाचन बोला जाएगा। यानी चुपचाप हो गए। जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, बड़ी बड़ी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं, वो मन ही मन में धीरे धीरे पढ़ते हुए अपनी चीज़ों को समझते और ग्रहण करते हुए जाते हैं। तो वाचन कौशल के 2 पार्ट होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। उसके बाद है आदर्श वाचन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पाठ को पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोल कर पढ़ाता है तो उसे आदर्श वाचन कहा जाता है। यानी वाचन कौशल के प्रभाव में ये एक वाचन और आता है जिसे हम आदर्श वाचन बोलते हैं। आदर्श वाचन का अर्थ क्या होता है, जब क्लासरूम में एक दूसरे यानी कि जो शिक्षक है वो दूसरे लोगों को यानी कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें बोल बोल कर चीज़ों को समझा समझा कर पढ़ा रहा है, उनका अर्थ बता बता के पढ़ा रहा है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, आदर्श वाचन बोला जाएगा। उसके बाद है अनुकरण वाचन। जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोल बोल कर पढ़ते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। यानी कि जब किसी भी चीज़ को एक अध्यापक के द्वारा पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद में एक एक करके वो स्टूडेंट को खड़े करके एक एक पैराग्राफ स्टूडेंट से जैसे पढ़वा रहा है तो उस चीज़ को किस में रखा जाएगा, अनुकरण वाचन में। और एक अध्यापक है किसी चीज़ को स्वयं ही बोल रहा है और उसका अर्थ समझा के बच्चों को पढ़ा रहा है, वो किस में आएगा, आदर्श वाचन में। सस्वर वाचन किस में आएगा, बच्चे एक साथ ऊंचे स्वर में तेज तेज बोलकर किसी चीज को पढ़ रहे हैं। मौन वाचन किस में आएगा, बच्चे मन ही मन में किसी बुक्स को धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। तो यानी कि जो वाचन के प्रकार हैं एक प्रकार से निम्नलिखित प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार नहीं होते हैं, इसके निम्नलिखित प्रकार हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यानी कि वाचन के जो प्रकार हैं वो निम्न प्रकार के वाचन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पठन कौशल को। यानी कि जो पठन कौशल है वो कौन सा होता है। साधारण अर्थ में पठन कौशल का तात्पर्य होता है लिखित भाषा को पढ़ना। यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने लिखी हुई हैं जब हम पढ़कर उन्हें ग्रहण कर रहे हैं तो उसे किस में रखा जाएगा, पठन कौशल में रखे जाएगा। भाषा कौशल में पठन कौशल का अर्थ होता है लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना तथा भाग को ग्रहण करना। भाषा शिक्षण के पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। पठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल तरीका होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं पठन कौशल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पठन कौशल के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं सस्वर पठन के बारे में। तो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। जब किसी चीज को एक स्टूडेंट है एक स्वर सहित यानी तेज तेज अवस्था में बुक्स में देख देख के पढ़ रहे हैं तो उस चीज को किस में रखा जाएगा, सस्वर पठन में रखा जाएगा। जैसे कि वर्णमाला में लिपिबद्ध प्रणव की
पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि एक बालक है, लिपियों का ज्ञान करते हुए, जैसे एक बालक है जिसे व्याकरण का बहुत अच्छे से ज्ञान करा दिया गया है और बुक्स को वह एक प्रकार से जोर जोर से पढ़ रहा है और एक लय में अच्छे तरह से लिपियों का यूज करते हुए पढ़ता जा रहा है, तो वो किस चीज में आएगा? सस्वर पठन के अंदर आएगा। सस्वर पठन के गुण क्या होते हैं? सस्वर पठन करते समय शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए, पठन भावानुकूल करना चाहिए, विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। जब सस्वर पठन बालक करता है तो उसे विराम चिन्हों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, उसे किस चीज के भावों का ध्यान रखना चाहिए। सस्वर पठन में आत्मविश्वास होना चाहिए और पुनः इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो सस्वर पठन है इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वैयक्तिक पठन और सामूहिक पठन। इन दोनों का क्या अर्थ होता है कि यानी कि एक एक व्यक्ति के द्वारा जब किसी चीज को पढ़ा जा रहा है तो वो आएगा व्यक्तिगत पठन में, यानी कि एक बालक को खड़े करके एक ही बालक को पढ़ाया जा रहा है तो वो आएगा व्यक्तिगत पठन में। सामूहिक पठन में वो चीजें आएंगी जिसमें काफी सारे बच्चे क्लासरूम में बोल रहे हैं, तो वो किस में आएगा? सामूहिक पठन में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मौन पठन के बारे में, यानी कि जो मौन पठन होता है वो क्या होता है? लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले मन ही मन में पढ़ना क्या कहलाता है? मौन पठन कहलाता है। एक प्रकार से वाचन कौशल की तरह ही होता है। इसका महत्व होता है, इसमें थकान कम होती है, मन और नेत्र मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। जब कोई इंसान मन ही मन में किसी चीज को पढ़ता है तो इसमें क्या होता है? उस चीज पर उसे फोकस ज्यादा होता है और उसे वो अच्छे से ग्रहण कर पाता है। मौन पठन में एकाग्रता तथा ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। यह कक्षा में अनुशासन बनाए रहता है, यानी जब एक बालक मौन रूप से पढ़ रहा होगा, धीरे धीरे पढ़ रहा होगा, तो क्लास का जो अनुशासन है, क्लासरूम में जो आवाज है, शोर शराबा है, वो नहीं होगा। तो इससे उस क्लासरूम का अनुशासन स्थायी बना रहेगा। स्वाध्याय में रुचि जागृत करने का एक बहुत अच्छा साधन है। चिंतन करने तथा गहन अध्ययन करने में भी सहायक होता है। मौन पठन के भी 2 रूप होते हैं, एक होता है गंभीर पठन, एक होता है द्रुत पठन। गंभीर पठन का क्या अर्थ होता है? भाषा पर अधिकार करना, केंद्रीय भाव की खोज करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूची को एकत्र करना। और जो द्रुत पठन होता है इसका क्या अर्थ होता है? सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, खाली समय का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्ति के लिए पढ़ना, सूचनाएं एकत्र करना तथा साहित्य का परिचय प्राप्त करना। यानी कि जो गंभीर पठन होता है इसमें क्या होता है? बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहा होता है, धीरे धीरे पढ़ रहा होता है, उन्हें लर्न कर रहा होता है। द्रुत पठन का क्या अर्थ होता है? जैसे वो इंटरेस्ट के लिए कोई चीज पढ़ रहा है, जैसे किसी कहानी की बुक्स को पढ़ रहा है, इन सभी चीजों को पढ़कर उनको अपनी आनंद की प्राप्ति के लिए जब किसी चीज को पढ़ता है तो वो द्रुत पठन के अंदर आएगा। गंभीर पठन जब जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए बालक पढ़ रहा है और बहुत अच्छे से मौन रूप से गंभीर होकर पढ़ रहा है तो वो किस में आएगा? गंभीर पठन के अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं लेखन कौशल के बारे में। ये हमारा 4th कौशल है। लेखन कौशल का अर्थ होता है भाषा विशेष में स्वीकृति लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों और भावों को अंकित करने की कुशलता होना। लेखन कौशल के माध्यम से एक बालक अपनी लिपि, अपने भाव, अपने विचारों, इन सभी चीज़ों का जब उसे बहुत अच्छे से ज्ञान होगा तो उन सभी चीज़ों को एक प्रकार से अंकित करेगा और दूसरे तक अपनी चीज़ों को पहुंचाएगा। अधिकांशतः सभी भाषाओं में अपनी अपनी लिपि व्यवस्था होती है और इन लिपि प्रतीकों को ही समझकर जिन्हें उस लिपि व्यवस्था का ज्ञान हो जाता है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को लिख पाते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। किसी भी कौशल के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की होती है? अभ्यास की होती है। बच्चों को लिखने में जितने अधिक अवसर देंगे वे लेखन कौशल में उतने ही अधिक निपुण तथा दक्ष हो जाएंगे। यानी कि जो लेखन कौशल होता है इसका अर्थ होता है एक बालक जितने ज्यादा लिखने का अभ्यास करेगा तो वो लिखने के मामले में, लिखने के कौशल में बहुत ज्यादा निपुण तभी हो पाएगा जब वो बार बार उस चीज का अभ्यास करेगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज है उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उनकी थ्योरीज। तो आई होप कि हिंदी के पेपर में आपकी जो ये लैंग्वेज है इससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। तो आज के लिए हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।